नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर दी। सुबह 8 से 10 बजे तक जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी, आईपीडी, ट्रॉमा वार्ड सहित अन्य विभागों में पेन डाउन हड़ताल पर रहे। कार्य बहिष्कार कर दिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आरोप है कि डॉक्टर राकेश के सुसाइड मामले को लेकर अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ये चुप्पी उनके हिसाब से न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि पूरे मेडिकल सिस्टम का भी विश्वास तोड़ती है। इसी उदासीनता के विरोध में अभी प्रतीकात्मक हड़ताल रखी गई है। आगे पूरा कार्य बहिष्कार भी किया जा सकता है। मृतक के परिजनों ने आरोपी एचओडी डॉक्टर की गिरफ्तारी और उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है। आरोप यह है कि ये एचओडी डॉक्टरों को परेशान करते हैं। थीसिस कंप्लीट ना कराने के लिए धमकाने का भी इन पर आरोप है। इसी प्रताड़ना के चलते 13 जून को मृतक राकेश बिश्नोई ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। गंभीर हालत में वो पहले उनको जयपुर ले जाया गया, जहां शनिवार रात उनकी मृत्यु हो गई। अब मंगलवार को अभिमन्यु पुनिया जो एसीपी हैं और निर्मल चौधरी जो युवा नेता है कांग्रेस के छात्र विंग के, उनके बीच में काफ़ी झड़प भी हुई। ये तमाम लोग धरने पर भी बैठे थे। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है, तीखी नोकझोंक भी हुई है। तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, परिजन एचओडी को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। आज अपनी बात में विषय यही है, डॉक्टर्स की हड़ताल और मरीज इससे परेशान हो रहे हैं। पैनल गेस्ट के साथ करेंगे चर्चा। उससे पहले मृतक के परिजनों की कुछ प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था। आज 5 दिन हो गए, डेड बॉडी अंदर है, हम बाहर बैठे हुए हैं। और जो इस तरह ये हुआ है मेरे भाई के साथ, बहुत गलत हुआ। मतलब पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए, 2 महीने बाकी थे। और ये मतलब एक तरह का डॉक्टर की ड्रेस में हत्यारा है, राक्षस है डॉक्टर की ड्रेस में। अभी तक तो प्रशासन ने उसको अंदर कर देना चाहिए था, लेकिन देखो करेंगे, ये हमारा अधिकार है और लेके ही रहेंगे। डायरेक्ट जो डिक्लेरेशन दिया है लास्ट में, मरते वक्त आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, और वो अस्पताल प्रशासन और पुलिस के सामने दिया है। तो अभी उसमें क्या है, बात तो एकदम क्लियर है। उनको तो अंदर डाल देना चाहिए था कभी, और अंतिम संस्कार हो जाता। हम भी आज सड़कों पे बैठे इस दुख की घड़ी में। देख लो, कल और आज मेंस के एग्जाम थे, मैं बच्चे का और मेरा खुद का। मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, उसकी वजह से नहीं दे पाए। आपके सामने ही बैठे हैं, इसकी दुख की घड़ी में कहाँ एग्जाम दे पाएंगे। सर देखो, बात परेशानी की है तो हमारे इससे ज़्यादा परेशानी तो कभी हो ही नहीं सकती। जितनी परेशानी होनी है हो गई। वो हमारे परिवार का सपना था, बहुत मुश्किल से उसको पढ़ा लिखा के, और उसने भी पढ़ लिख के, और वो इस चीज़ तक पहुंचा था कि हमारा सपना था कि 2 महीने बाद हमारा भाई इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा। इससे ज़्यादा परेशानी की बात क्या होगी। अब उस हत्यारे को जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि जेल में जाए। और बात हो रही है, कई लोगों ने बोला है, और अगर भगवान ने चाहे तो हत्यारा जल्द अपनी जगह पे होगा। तो परिजनों की प्रतिक्रिया आपको सुनवा रहे थे। चर्चा ही करते हैं शुरुआत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा। सबसे पहले निर्मल चौधरी छात्र नेता हैं, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई के, कांग्रेस की छात्र विंग है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र उनके साथ होंगे। जोधपुर से अरुण जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे बाद में। साथ ही साथ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हेल्थ एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं। राजेंद्र त्यागी पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं आप। डॉक्टर रणजीत चौधरी जनरल सेक्रेटरी हैं आप जोधपुर मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के। सीधा सबसे पहले निर्मल से शुरुआत करेंगे। निर्मल, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आज चर्चा का विषय यही है जिसको लेकर के आप लोग भी बीते कुछ दिनों से संघर्षरत हैं। निर्मल, कल आपकी एक वीडियो काफ़ी सामने आई, आपने खुद भी अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको पोस्ट किया है, जिसमें प्रशासन के साथ तीखी बहस करते हुए आप नज़र आ रहे थे। क्या कुछ, किस नज़रिए से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं राजनीति से इतर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से एक गांव का लड़का 8-10 साल अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक मुकाम हासिल करता है, जिसकी खुशी पूरे क्षेत्र, गांव, परिवार, रिश्तेदार सबको होती है। उन सब किसान परिवार के लोगों के जो भविष्य के सपने थे, वो एक राक्षस के रूप में राजकुमार राठौड़ नाम का व्यक्ति, जो कि एचओडी है जोधपुर के अंदर, उन्होंने उन सब लोगों के सपनों की हत्या कर दी। उसको लेके हम लोग यहाँ एसएमएस
के सामने से जो रोड गुजरता है वहाँ आंदोलन कर रहे थे, शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, तो परिजन और हम सब लोग उसका सामना कर रहे थे, भीग रहे थे, जिससे कुछ परिजनों का स्वास्थ्य कमजोर हो गया। तो उन लोगों का कहना था कि यहाँ टेंट लगा लिया जाए ताकि हम अपनी आवाज को अच्छे से बुलंद कर सकें और इस सरकार तक, जो है संवेदनशील सरकार है, उस तक पहुंचा सकें। लेकिन कुछ पुलिस प्रशासन के लोग आए, एक आसाराम चौधरी एडिशनल एसपी है, गुंडागर्दी के ऊपर उतर के आगे। हमने उनको प्यार प्रेम से समझाया कि लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है हमारी आवाज बुलंद करने का, इन पीड़ित शोषित लोगों की आवाज बनने का, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। तो वो हमारे टेंट को, उन सब चीजों को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तो उन लोगों को हमने आगाह किया कि हम भी गांव के लोग हैं, किसान कौम के लोग हैं, आप लोग यदि लाठी डंडे के जोर पे दादागिरी करोगे तो हम लोग इतने कमजोर नहीं, हमारे से टकराना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं माने तो हम लोग भी क्यों आपको लगता है निर्मल, क्यों आपको लगता है कि प्रशासन ये टकराव की स्थिति चाहता था आप लोगों से? प्रशासन आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। ये कुछ बीच के बिचौली अधिकारी जो हैं, ये ऊपर सरकार तक भी ये हम लोगों की जो क्लियर बात है वो नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग हमारे नंबर वहां आगे जाके बढ़ा लें। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, क्या ये गांव के किसान परिवार के लोग हैं जिनको कोई आत्महत्या के लिए मजबूर करेगा और उन लोगों की जान चली जाती है? हम लोगों का प्रयास ये कि यदि इस बार आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी तो आने वाले टाइम में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो हम इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसके बीच में जो भी व्यक्ति आएगा उसको हमारे से टकराना पड़ेगा। हम लोग पूरी ताकत से टकराएंगे, आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं है, हारता नहीं है। निर्मल, ये तो कल की पूरा बातचीत हुई जब ये तमाम झड़प हुई। कल के बाद आज जब सुबह का सूरज निकला, आप लोग की मौजूदगी वहां पर थी, प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ क्या कुछ बातचीत आप लोग की हो पाई? क्या उन्होंने आश्वासन आप लोगों को दिया है? क्योंकि प्रशासन भी चाहता है स्थिति नियंत्रण में रहे, कुछ आश्वस्त किया होगा आप लोग को, क्या कुछ कहा प्रशासन ने आपसे? कुछ लोग आए, हमने उनको हमारी मांगें बताई, लेकिन हमारी जो वो वारदात थी वो विफल रही। हमने कहा हमारी जो भी ये जो पीड़ित परिजन हैं, इनकी जो मांग है वो आप पूरी कीजिए। हम लोग राजी खुशी आपके साथ हैं, आपकी बात मानने को हम कानून मानते हैं, लेकिन अत्याचार और अन्याय को नहीं मानते हैं। ठीक है निर्मल, आप बने रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर रणजीत चौधरी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जोधपुर के। रणजीत साहब, आपने सुना निर्मल छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और छात्रों के हितों की बातों में तमाम संघर्ष ये लोग करते हैं छात्र नेता के नाते से। और बात ये निकल के आई है कि एक एचओडी के द्वारा इस तरह की प्रताड़ना खासतौर से युवा स्टूडेंट्स को जो कि गांव देहात से आते हैं अपने सपने लेकर के, फिर इस तरीके से उनके ऊपर ऐसा प्रेशराइज उनको करना, ये तमाम आरोप हैं। आपका क्या पक्ष है इस पर? ये इंसिडेंट 13 जून को हुई, जब इमरजेंसी ओपीडी में वो आया तो उसने ये बयान दिया कि उसको कथित व्यक्ति के द्वारा परेशान किया जा रहा है और उसके कारण उसने ये आइटम उठाया और उसने गोली खाई और सुसाइड किया। तो ये चीज हमें भी काफी आहत करी। हम लोगों ने भी इसके लिए एक अल्टीमेटम डिपार्टमेंट को दिया, प्रिंसिपल को दिया कि हम आने वाले 48 घंटे में अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हमको एक स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। स्ट्राइक में जाने के लिए जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, कॉलेज प्रशासन रहेगा। लेकिन डॉक्टर रणजीत, इस बीच तमाम परेशानियां पेशेंट्स को भी आ रही हैं। हमारी जानकारी में आया ओपीडी हो, अन्य विभाग हो, सब जगहों पर पेशेंट्स को इन 2 घंटे में तो खासतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव आप लोगों ने तैयार किया है? हमने इस दौरान 2 घंटे जो 8 से 10 बजे के दौरान जो हमने स्ट्राइक रखी, इसके अंदर पेन डाउन स्ट्राइक। इस स्ट्राइक का मेन यह है कि रेजिडेंट डॉक्टर वहां उपस्थित रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी होगी तो उसको रेजिडेंट डॉक्टर देखेगा। एक सांकेतिक प्रदर्शन था, पेशेंट्स को परेशान करना हमारा कहीं भी कोई इंटेंशन नहीं था, ना कोई पेशेंट को परेशानी हुई। इस दौरान 2 घंटे के बाद उसी पेशेंट को हमारे द्वारा ही देखा गया। कोई भी इमरजेंसी हमने बंद नहीं की, केवल इलेक्टिव एक्टिविटीज ही बनती। एक सांकेतिक प्रदर्शन था ये हमारा। और 10 बजे बाद हम देखा, इस दौरान हमारे सीनियर जो कंसल्टेंट थे वो पेशेंट देख रहे थे और किसी प्रकार का कोई भी पेशेंट परेशान नहीं हुआ। ठीक है, आगे आप लोग की क्या कुछ योजना रहेगी, इस पर मैं आऊंगा, आपके पास बात करूंगा। महिपाल महिला साहब बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिपाल साहब, ये घटना
और आरोप यह है कि प्रशासन उस ढंग से संज्ञान नहीं ले रहा है जितनी तत्परता से प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था। मेडिकल डॉक्टर्स का ये पूरा मामला है, सरकार का भी कोई प्रतिनिधि उस तरीके से रीच आउट नहीं किया है परिजनों तक, पीड़ितों तक, छात्रों तक। क्या कहना है आपका? सर, सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय राकेश बिश्नोई जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और इस संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में परिवारजनों को दुख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनको शक्ति दे। और पूरे पीड़ित परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का परिवार खड़ा है। रही बात जिस सुसाइड को लेके, अब ये आत्महत्या थी या किसी के द्वारा उकसा के इसको प्रेरित किया गया या हत्या थी, वो सारी चीजें सर जांच का विषय है। पीड़ित परिवार के साथ और राकेश बिश्नोई जी को न्याय कैसे मिले, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एक स्वर में एक साथ खड़ा है। सर, प्रशासन तो ऑटोमेटिकली बैकफुट पे अपने आप आ जाता है जब मोर्चरी में डेड बॉडी पड़ी रहती है। और हम सबकी संवेदनाएं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों में काम करने वाले नेतागण हैं या आप जैसे पत्रकारिता में काम करने वाले लोग हैं, सबकी एक मानवीय संवेदनाएं राकेश बिश्नोई के परिवार के साथ है और उस नौजवान को न्याय मिलना चाहिए। पर किसी की मौत की आड़ में कोई अपनी राजनीति के लिए राजस्थान को दूसरी दिशा में जातीय संघर्ष की तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास करे और वहां बैठ के एसएमएस, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हजारों मरीज वहां आते हैं, मरीज और मरीजों के परिजन भी परेशान होते हैं। तो हमें इस बात को तय करना होगा, जिस भी हम राजनीतिक दल में काम करेंगे, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रोटेस्ट करें। नहीं, जातीय संघर्ष के लिए उकसाया जा रहा है, ऐसा क्यों लगा? दायरे में रह के वो चीज जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार ये चाहता है कि नौजवान भाई की आज जो पिछले 5 दिन से मोर्चरी में डेड बॉडी पड़ी है उसको न्याय मिले। और महिपाल साहब, प्राथमिक लोगों की मध्यस्थता की तो समय समय पे वार्ताएं हो रही हैं, सरकार ही तो उन वार्ताओं को करवा रही है। ना नंबर घटाने की बात है, ना नंबर बढ़ाने की बात है। पर मेरा सिर्फ इतना सा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजनीति करें, मुद्दों की राजनीति हो, पर किसी की मौत पे हल्की राजनीति ना हो। नहीं महिपाल साहब, इसमें राजनीति तो ठीक है, जब दूसरी पार्टी के लोग जब विरोध करते हैं तो फिर स्वाभाविक है ये कहना कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो जस का तस है। मुद्दा तो यही है कि क्यों एचओडी पर अब तक उनको क्यों नहीं बैठाया गया, ना ही उनसे कोई पूछताछ हुई है। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर एक आपको नहीं लगता कि जब मामले तूल पकड़ते हैं उसके बाद फिर ये तमाम चर्चाएं होती हैं, इस तरह के मामलों में क्यों ना पहले ही एक एक्टिवनेस दिखाई जाए? कहा है कि जो भी दोषी हो, जिसने भी राकेश बिश्नोई को आत्महत्या के लिए उकसाया है और एक्चुअल में यदि वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे लोग एक स्वर में एक साथ, ठीक है, लेकिन ऐसा परिजन कह रहे हैं कि ऐसा उतनी जल्दी से हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए था। राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र त्यागी साहब भी हमारे साथ हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, और नरेंद्र गुप्ता भी हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट, उनके पास चलेंगे। पहले राजेंद्र साहब के पास चलते हैं। त्यागी साहब, ये पूरा प्रकरण जिसपे अब बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि होना चाहिए, आइडल बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हो नहीं रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जब कभी कोई मेडिकल कॉलेज हो या कोई भी इस तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जिसके किसी बड़े अधिकारी पर आरोप है, किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति पर आरोप लगता है, फिर ऐसे में प्रशासन का काम करने का तरीका क्या होता है? जी देखिए, सबसे पहली बात है कि जब ये ऐसा आंदोलन हो रहा है और बिल्कुल एक पीजी का स्टूडेंट है और उसने कोई आत्महत्या किया, उसका कोई ना कोई कारण है और उस कारण को जानने के लिए पहले जांच भी की जानी चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि उसका टाइम डिक्लेरेशन भी हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो उस पर गहनता से जांच हो, और जांच होने के लिए हमारे उसमें तो ये है कि पहले इसके आप उसको एपीओ किया जाता है, एपीओ करने के बाद उसकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद उसका यदि वो सही पाया जाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाती है। इस प्रकरण में मैं देख रहा हूं कि अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है ऐसी कोई, और यदि वो जैसा कि उसके परिजन बता रहे हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन में उसने एचओडी पे आरोप लगाए हैं, तो मेरा मानना है कि उसकी शीघ्र प्रशासन को जांच करनी चाहिए, पुलिस को जांच करनी चाहिए। उसके बाद मुकदमा दर्ज कर यदि जांच में सही तथ्य पाए गए तो कार्रवाई की जानी चाहिए। मगर ये मेरा एक मत ये और है पुलिस के इसके लिए कि ये जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, ये जो आंदोलन हो रहा है, इसको ये शांतिपूर्ण करें और अपनी बात को प्रशासन तक मनाने के और भी बहुत तरीके, जैसे कि डॉक्टर्स द्वारा 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है, ऐसे ही ये जो युवा नेता हैं
इनसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक करें। पुलिस के पास देखिए, ये घटना जयपुर पुलिस द्वारा इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लिया जा रहा है, शांतिपूर्ण इसको माहौल में लिया जा रहा है, मगर एसएमएस अस्पताल जहां हजारों मरीज आते हैं और जहां की आपको ये, यदि वहां नारेबाजी की जाती है, वहां टेंट लगाया जाता है, भीड़ इकट्ठी की जाती है, तो अस्पताल प्रशासन और मरीजों को काफी परेशानी होती है। इसलिए इनके अभी कार्रवाई की जानी चाहिए और इनसे शांतिपूर्ण आंदोलन करने का आग्रह किया जाना चाहिए, और नहीं है तो कार्रवाई तो करने की है। जैसा कि अभी बताया गया एडिशनल एसपी साहब ने, इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। तो मेरा यह है कि इसकी जांच की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दे रहे। ठीक है, लेकिन राजेंद्र त्यागी जी, चलिए मैं आऊँगा दोबारा फिर से आपके पास। फिर वो मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि जब किसी बड़े अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो फिर उसमें प्रशासन किस रवैये के साथ काम करता है। मैं आऊँगा दोबारा लौट के आपके पास। नरेंद्र गुप्ता साहब के पास चलते हैं। करूँ ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ, दोबारा इस पर फिर विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के पास चलते हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। नरेंद्र साहब, छात्रों के साथ इस तरह के जब प्रकरण होते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुख तो होता ही है, और लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो डॉक्टर्स पर आने वाले भविष्य में जिम्मेदारी है कि वो सबका ख्याल रखेंगे, सबकी हेल्थ का, उनकी खुद की मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कई बार हो जाता है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो राकेश बिश्नोई जी के परिवार को मैं सांत्वना देना चाहता हूं कि उन्होंने कितना बड़ा दुख सह रहे हैं वो, कि एक बहुत ही नौजवान चिकित्सक, और वो भी एक विशेषज्ञ चिकित्सक है, वो केवल एक बहुत ऐसी कारणों के कारण से उसने अपनी आत्महत्या कर ली जो बड़े आसानी से रोका जा सकता था। तो अब इसमें जो मुख्य बात है, बाकी वक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, पर जो मुख्य बात है वो मुख्य बात यही है कि जो हमारी इस तरह की जो व्यवस्था है जिसमें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके बीच के किस तरह के संबंध रहें, एक टीचर के और स्टूडेंट के बीच में किस तरह के संबंध रहें, क्योंकि ये घटना अपने आप में एक अकेली घटना नहीं है, ये इस तरह की घटनाएं अनेकों बार और भी हुई हैं, और उसमें हमेशा फिर ये लगता है कि जैसे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ही है, ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी जो हमारी जो शैक्षणिक जो व्यवस्था है, उस शैक्षणिक व्यवस्था के संदर्भ में भी इसको देखने की आवश्यकता है। एक तो हमारे टीचर स्टूडेंट के बीच की रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पर आई वुड से कि बहुत ही ज्यादा ऐसी है कि उसमें एक कोई एक दूसरे के साथ मिलना, बातचीत करना, समझना, उसकी संभावना बहुत कम रहती है। मतलब एक बहुत सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी के बीच के अंदर ये सारी के सारे कार्यक्रम चलते हैं। जबकि आप अगर दुनिया की जो बेहतर देश है, मैं 1 साल अमेरिका में भी रहा हूं, तो मुझे पता है कि वहां पर क्या होता है कि पीएचडी स्कॉलर और उनके गाइड एक तरह से मित्र की तरह काम करते हैं। यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर होगा या हमारा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट होगा और उनके जो गाइड होंगे, एचओडी होंगे या कोई एसोसिएट प्रोफेसर या कुछ होंगे, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा ऐसे संबंध होते हैं जिसमें कि आप मेरे सबॉर्डिनेट हो, मैं आपका बॉस हूँ। तो ये जो सबॉर्डिनेट बॉर्ड वाला जो रिलेशनशिप है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा, और उसमें अगर आपने बॉस को कुछ बात के लिए नाराज कर दिया तो संभावना है कि बॉस कुछ अलग तरह से बात करें, जबकि इससे बहुत ही विपरीत होना चाहिए कि ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर अरिजीत चौधरी, अब आगे क्या कुछ योजना आप लोगों की रहने वाली है? अभी जिस तरह से मामले ने तूल पकड़ा है, स्वाभाविक है प्रशासन और एक्टिव होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपने हिसाब से क्या योजना बनाई है? कितने दिन तक का पेन डाउन हड़ताल आप लोगों की अभी जारी रहेगी? जो भी पेन डाउन हड़ताल का डिसीजन होगा वो तो जनरल बॉडी मीटिंग करके ही हम लोग डिसाइड लेते हैं, जिसमें कम से कम 200 से 300 रेजिडेंट होते हैं। लगभग 50% रेजिडेंट इस जनरल बॉडी मीटिंग में आते हैं, और उसी के बेसिस पे हमने 2 घंटे का पेन डाउन रखा गया, क्योंकि हम लोग उस कंडीशन में हैं जहाँ, जैसे कि नरेंद्र गुप्ता सर ने बताया कि सर और मतलब सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर के बीच का ये एक जनरेशन गैप मानो या उस फेज में है। तो हम जैसे सर ने बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन तो उसको बोला नहीं जा सकता। डाइंग डिक्लेरेशन का एक प्रोटोकॉल अलग होता है कि कंसल्ट, उसमें एक प्रोटोकॉल होता है, कंसेंट होती है, उसके बाद में
तो मैं उस स्टेटमेंट में नहीं जा रहा, हमारे एक इमोशंस के बेसिस पे उस वीडियो में एक इमोशंस था कि वो परेशान होके गया, इसलिए हम लोग उस स्ट्राइक कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं स्ट्राइक का। बाकी हमारा कोई भी मुद्दा ये नहीं है कि बॉडी मत उठाओ, हम चाहते हैं कि टाइमली उसका दाह संस्कार, टाइमली वहां से पोस्टमार्टम हो, टाइमली दाह संस्कार हो और इन्वेस्टिगेशन हो। अगर हमारे सर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर तुरंत कार्यवाही हो या उसकी टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो। और हमारी ये भी मांग है कि सर जिस पोस्ट पे बैठे हैं उस पोस्ट में नहीं रहे तो इन्वेस्टिगेशन फेयर होगा। अभी सर एक तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एडिशनल प्रिंसिपल ऑफ एसएन मेडिकल कॉलेज है, तो अगर कोई हायर पोस्ट पे रहता तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो, ऐसी संभावनाएं होती है। पोस्ट का एक असर पड़ता, तो हमारी ये ठीक बात है। इसका जवाब मैं महिपाल जी से लूंगा। लेकिन साथ साथ रणजीत जी, जिन एचओडी के ऊपर ये आरोप हैं प्रताड़ित करने के, हमारी जानकारी में जब हमारे रिपोर्टर ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला तो फिर लगभग कहा जा सकता है कि काफी बेदाग कार्यकाल उनका रहा है। क्या अन्य स्टूडेंट्स? इस बात में मैं एग्रीड हूँ। हमने भी बाकी फार्माकोलॉजी रेजिडेंट्स हैं और उन्हीं के गाइड के अंदर अदर रेजिडेंट जिन्होंने पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करी उन्हें भी हम बुला के पूछ लिए। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में जो रेजिडेंट काम करे उनसे भी हमने बात की, सभी ने बताया कि उनका कार्यकाल बेदाग रहा है और अब कभी भी किसी प्रकार के उनके डिपार्टमेंट में तो ये हो सकता है कि मृतक डॉक्टर राकेश बिश्नोई जो थे उनके साथ व्यक्तिगत ये प्रताड़ना का मामला हो सकता है। ये स्टेटमेंट में नहीं दे सकता, व्यक्तिगत नहीं हो सकता कुछ और इश्यू हो सकता व्यक्तिगत हो, ये सब जांच का विषय है। मैं एज ए जज मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बात पे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। हमारे लिए सम्मानीय है सर भी, हमारे लिए हमारा साथी जो गया उसका भी हमको दुख है, इसलिए हम इस पोस्ट पे होते हैं। हम यही मांग करेंगे कि इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जल्दी से जल्दी इसका इन्वेस्टिगेशन। महिपाल जी, मांग यही हो रही है कि जो एचओडी हैं मेडिकल कॉलेज के, वो अगर पद से फिलहाल, क्योंकि गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं, युवक की जान गई है, अगर उनको पद से थोड़े दिनों के लिए टेम्परेरी पीरियड के लिए हटा दिया जाए तो छात्र कह रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो जांच जो है वो एक तरीके से फेयर जांच हो सकती है, निष्पक्ष जांच हो पाएगी। सर हम तो डे फैस से हम ये चाहते हैं कि फेयर जांच हो, और रही बात पद से हटाने की, एपीओ करने की, तो जांच एजेंसी को अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी उसमें चाहती है कि राकेश बिश्नोई के परिवार को न्याय मिले, राकेश बिश्नोई को न्याय मिले, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है। नहीं तो आपकी सरकार है तो आप ही लोग तो ये फैसला करेंगे, आप ही लोग तो आदेशित करेंगे ऐसा करने के लिए। इमेज खराब हो रही है और कल को वो बिल्कुल पाक साफ निकला तो उसका दोषी कौन होगा? आज सब जगह जहां राकेश बिश्नोई जी की आत्महत्या की चर्चा हो रही है वहां राठौड़ साहब की चर्चा हो रही है, और एक एचओडी रैंक का सब लोग ही जाड़ के मेंबर ज्यादा अच्छे समझते होंगे, पर मैं तो सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि एचओडी की इमेज जिस तरीके से डाउन हो रही है, और यदि जांच एजेंसियों में ये पाया जाता है कि उनका जिस तरीके से पुराना निर्दोष है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो सर हमारी और सोसाइटी की है। हम ये चाहते हैं अगर निर्दोष पाए जाते हैं, न्याय ऐसा मिले कि जिसमें दोषी उस पे कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसकी इमेज खराब ना हो। एग्रीड। आप सहमत हैं इससे डॉक्टर रणजीत चौधरी? टाइमली, बिल्कुल मैं एग्रीड हूँ, टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो। अगर सर निर्दोष पाए जाते हैं तो सर की छवि खराब करना भी ये गलत है, और अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड में सर की छवि अच्छी पाई गई है, और जाट किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा रहा कि सर गलत है। केवल जाट अपने पैनिक होने का एकमात्र कारण है जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई है, जिसमें राकेश कुछ बोल रहा है कि मैं इस कारण से, थीसिस के कारण से परेशान हूं। और मैं इस बात के लिए भी बोलना चाहूंगा कि थीसिस एक हर अपना गाइड अपने रेजिडेंट को करवाना चाहता है, वो चाहता है कि वो अच्छी थीसिस प्रेजेंट करे, तो वो कोशिश भी करेगा कि अच्छे से अच्छे करे, तो वो सिखाने की कोशिश करेगा, दबाव बनाएगा, धमकाएगा। वो कोई है पेरेंट और बच्चों वाला रिलेशन है, तो एज ए पेरेंटल गाइड स्टूडेंट स्वैच्छिक रूप से चूज करता है कि उसको कौन सा गाइड लेना है। ये उसके ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिसीजन से उसको गाइड मिलता है, और गाइड फिर वो अपनी स्वेच्छा से चूज करा तो उसको एज ए पेरेंट्स मान के, वो पेरेंट्स होता है या 3 साल का। ठीक है राजेंद्र त्यागी साहब, ये कितना आवश्यक है कि जब फिर मैं उसी सवाल पे आपके पास आ रहा हूँ कि जब एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं तो क्या उनको एपीओ कर दिया जाना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके? पीड़ित परिजन ये मांग भी कर रहे हैं। राहुल जी, बात तो ये सही है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल जब तक निष्पक्ष जांच करने के लिए कोई भी बड़ा अधिकारी है, यदि ये पुलिस में होता तो मैं तो पुलिस की बात आ रहा हूं, पुलिस में तो हमारे यहाँ की तुरंत एपीओ कर देते हैं, जांच हो जाती है।
जांच में नहीं होता है तो वो अधिकारी वापस उस पोस्ट पे आ जाता है। ये एपीओ करना कोई एपीओ करना, सस्पेंड करना कोई ये नहीं है कि भाई कोई अपराध है या उसने कोई अपराध कर लिया। एपीओ कोई सजा नहीं है। आपकी जांच होने तक आप उनको एपीओ कर देते हैं और उसकी जांच में जो भी निष्कर्ष आता है उसके बाद वापस उसको पोस्ट पे लेते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा उसकी छवि खराब होती है, कुछ दिन वो मेंटल परेशान होता है, वो एक जरूरी बात है। अदरवाइज मेरा ये मानना कि यदि एपीओ करके निष्पक्ष जांच की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। नरेंद्र गुप्ता साहब, कुछ ही सेकंड है मेरे पास। मैं आपसे चाहता हूं कि तमाम जो युवा छात्र हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हों या अन्य कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हों, इस तरह की प्रेशर वाली सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन जहां पर उनको लगता है कि उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उनके टीचर्स या एचओडी, ऐसी सिचुएशंस के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए? तो इसके लिए बहुत आवश्यक यह है कि कुछ इस तरह के फॉरम्स बने, लगातार निरंतर ऐसे फॉरम्स इंस्टीट्यूशंस में क्रिएट हो, कॉलेजेस में क्रिएट हो। मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ में कभी कभी पढ़ाने जाता हूँ, तो वहां पर वो उस तरह के फॉरम्स में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। और वो फॉरम्स यही है कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक लगातार इंटरेक्शन बने, एक जो उनके बीच में इनहिबिशन है, डर है स्टूडेंट को अपने टीचर से, उसका डर खत्म हो। वो टीचर को ना कि इस ढंग से देखे कि कोई उसके लिए बहुत रेगुलेटरी बॉडी है, बल्कि वो उसको इस ढंग से देखे कि वो उसके लिए एक फैसिलिटेटर है, वो उसको मदद के लिए है, वो उसकी गाइड के लिए है, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इस तरह के इंटरेक्टिव फॉरम्स ज्यादा से ज्यादा अगर हम हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ठीक बात है। बनेंगे, ये इस तरह के फॉरम्स होने चाहिए जहां पर छात्र अपनी बात रख सकें। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखा है डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता साहब। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया कर रहा हूं आपका। गुप्ता जी शुक्रिया, त्यागी जी बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर रणजीत चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, महिला जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए आपका भी। तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करते हुए और इस बात की उम्मीद करते हैं कि जल्द ही डॉक्टर राकेश बिश्नोई, जिन्होंने 13 जून को जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी, उनके परिजन मांग कर रहे हैं न्याय की, और बहुत जल्द प्रशासन और न्यायालय की तरफ से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और न्याय मिल पाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।